हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद एग्जाम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये है आपके लिए प्रैक्टिस नंबर जो आपके लिए बहुत बार आए हुए क्वेश्चन इसमें वो देखे जाएंगे। और SSGT 2025 में जो आने वाला पेपर है अभी कुछ दिनों बाद, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है, जिसमें व्याख्या बहुत ही अच्छी तरीक़ा से व्याख्या मैं करवाऊँगा। और इसमें जो अपने मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो दूसरे नंबर का है। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये आए हुए क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखना होगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि जब संसद सत्र होता है तो सबसे पहले कौन से काल से शुरू होता है। ये बताएं, सबसे पहले कौन से काल से शुरू होता है। तो ये होता है आपका आमतौर पर लोकसभा की बैठक का पहला घंटा जो बजता है, प्रश्नों के प्रति समर्पित होता है। जो पहला घंटा प्रश्नों के समर्पित होता है, इस घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। संसद की कार्यवाही में इसका विशेष महत्व होता है। इस प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकारी गतिविधि के हर पहलू पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें कौन सा होगा आप जान चुके होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको भी आपका राइट है, प्रश्नकाल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे कि देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि GNP और GDP के बीच एकमात्र अंतर यह है कि GDP में से डैश से आय शामिल नहीं है। तो ये बताना है। तो किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं में कुल मौद्रिक योग को सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहा जाता है। जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए सकल घरेलू उत्पादन में विदेशों में रहने वाले भारत के नागरिकों की अर्जित आय को जोड़ दिया जाता है। इसी तरह भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को अर्जित आय को घटा दिया जाता है। इसमें कर शामिल है, लेकिन इसमें सब्सिडी शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इसमें होगा बी, आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन होगा इसमें होगा विदेश में। तो इसका बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा जो आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक राष्ट्र की अपने नागरिकों की जीवन स्तर को सुधारने की क्षमता को दर्शाता है। सुधारने की क्षमता को दर्शाता है, इसमें देखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए एक राष्ट्र की क्षमता को संदर्भित करता है। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राष्ट्र अपने लोगों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कल्याण में जो सुधार करता है। यह लोगों को आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के उद्देश्य के लिए किया गया है। एक नैतिक प्रयास है कि आर्थिक बाजार उत्पादन और जो कि होता है DGP में वृद्धि की एक अवस्था है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके लिए होगा राष्ट्रीय विकास। ऑप्शन नंबर है आपका बी, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। कितने भाग है ये बताना है। भारतीय संविधान में कितने भाग है। ये नहीं पूछा कि वर्तमान में कितने भाग है, सिर्फ ये पूछा कि भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो ये बताना है। तो अभी वर्तमान में भारतीय संविधान में जो भाग हैं वो है आपके कितने 25 भाग हैं। वर्तमान में 22 भाग हैं। जो इसमें क्वेश्चन जो पूछा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, अगर 22 होता तो 22 आपका राइट आंसर होगा। लेकिन इसमें जो अभी जो भाग हैं वो भाग अभी 25 हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि संविधान के निर्माण के समय मूल रूप से जो संविधान बना था उस संविधान में 22 भागों और 8 अनुसूची में विभाजित किया गया था। और जिसमें 395 अनुच्छेद थे, उसमें उसी में शामिल थे। 25 भागों और 12 अनुसूची में लगभग अभी वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं। इसी कारण भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान माना गया है। तो वर्तमान में जो अपने भाग संविधान में है वो अपने 22 भागों के साथ बटा हुआ है।
अभी वर्तमान में सूचियाँ भी मूल संविधान में जो 22 भाग थे वो 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी है? 12। तो राइट आंसर आपका 25 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 5 नंबर का। चोल शिलालेख में उल्लेखित निम्नलिखित भूमि की श्रेणियों में से कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है? ये बताना है कौन सा सही ढंग से नहीं जोड़ा गया है। तो कौन नहीं जोड़ा गया है? ये है आपका ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर है। इसमें कौन सा? डी आपका राइट आंसर करें। इसकी व्याख्या देखते हैं। चोल शिलालेखों के अनुसार चोल राजाओं ने अपने लोगों को 5 प्रकार की भूमि उपकार दिए थे, जिसमें से पहला कौन सा है? जैसे इसका राइट आंसर है कि बेल्लान वग्गित जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि है। इसी के अनुसार है। दूसरा नंबर है कि ब्राह्मणों को उपकार दिया गया था। साल भोग स्कूल में रख रखाव के लिए जमीन थी। देवदान तिरुनामुट्टुकानी को मंदिरों को उपकार दिया गया था। पल्ली चंदम को जैन संस्थानों को दान दिया गया था। इसके जी 5 उल्लेख दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। किस विधेयक में प्रावधान दिया गया है कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 बी आपका करेक्ट आंसर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है इसकी, जो एल्बर्ट है इसका राइट आंसर है आपका बी एल्बर्ट बेल। जो एल्बर्ट बेल है जो आपका वायसराय के कानून सदस्य सर सी पी एल्बर्ट ने 1883 ईस्वी में पेश किया गया था। यह मुख्य रूप से अंग्रेज अपराधियों के मामलों पर भारत के जजों द्वारा सुनवाई से संबंधित था जी। अंग्रेजों ने इस बिल का तीव्र विरोध किया, क्योंकि वे किसी भी भारतीय जज से अपनी केस की सुनवाई नहीं चाहते थे। भारतीय जनता ने इस बिल का जोरदार स्वागत किया। अंग्रेजों के तीव्र विरोध के आगे अंततः सरकार को झुकना पड़ा और उसने एल्बर्ट बिल में संशोधन कर दिया। एल्बर्ट बिल में परिवर्तन करके यह व्यवस्था कर दी कि किसी अंग्रेज अभियुक्त के भारतीय जज अथवा मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किए जाने पर वह मांग कर सकते हैं कि सेशन जज के सामने मुकदमा जूरी के द्वारा सुना जाए और जूरियों में कम से कम आधे अंग्रेज होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर भी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर के। 8 ग्रहों में पृथ्वी सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? तो इसमें क्रम बताना है कि कौन से स्थान पर है। पृथ्वी है आपकी तीसरे स्थान पर है। पृथ्वी तीसरे स्थान पर है। अब बताना है इसमें कुछ व्याख्या शायद है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। वर्तमान में नहीं, 8 ग्रह होते ही हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य की कक्षा में स्थित हैं। कहाँ पर? सूर्य की कक्षा में स्थित हैं। सूर्य से दूरी में कम से कम क्रम में जो लगाए गए हैं वे है, पहला जो आपका है वो बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है। जो आपको पूछा है कि जो पृथ्वी है वो तीसरा है, पृथ्वी है। जो आपका चौथा है वो मंगल है और 5वां आपका बृहस्पति है। फिर इसके बाद शनि है, फिर यूरेनस है और नेपच्यून है सबसे लास्ट का। तो ये हैं आपके जो ग्रह हैं, आपके 8 ग्रह आपके सामने हैं। तो इसकी व्याख्या बताई हुई है। तो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक बार वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब एक बार जरूर कर लेना न्यू चैनल पर हो तो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 8वां नंबर क्वेश्चन है कि चंगेज खान किस जनजाति का शासक था? ये बोला है कि चंगेज खान था जो किस जनजाति का शासक था, ये बताना है। तो किस जाति का था, इसकी अब व्याख्या देखते हैं। चंगेज खान था तो वो मंगोल जनजाति का। किसका था? मंगोल जनजाति का। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की। किसकी थी? मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी चंगेज खान ने।
उसने जो आपके मंगोल मैदानों पर कब्जा कर रहे जनजातियों को एकजुट किया। ये मैदान मध्य एशिया के चीन और रूस के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान जो आपका सहारा रेगिस्तान है किस महाद्वीप में स्थित है? जी बताना। सहारा रेगिस्तान है आपका जो महाद्वीप किस महाद्वीप में है? तो किस महाद्वीप में है जी? है तो अफ्रीका महाद्वीप में। इसकी व्याख्या देखते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप जो आपकी अफ्रीकी महाद्वीप के शीर्ष भाग में रेगिस्तान है। शीर्ष भाग में है रेगिस्तान। और हमारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अपना रेगिस्तान कहाँ पर? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कि विटामिन बी की कमी से डेस होता है। ये बताना विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? रोग के बारे में पूछा है कि बी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये बताना है। तो बी की कमी से रोग होता है आपका बेरी रोग होता है। बी से बेरी, बी फॉर बेरी, तो बी से आपका बेरी रोग होता है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि बेरी एक बीमारी है जो विटामिन बी1 की कमी से के कारण होता है। किससे होता है? विटामिन बी1 की कमी से होता है, जिसे थियामिन की कमी भी कहा जाता है। बेरी का मुख्य कारण होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन में जो आकार की कमी है, बेरी को रोकने के लिए एक स्वस्थ संतुलित भोजन करना चाहिए जिसमें थायमीन में समृद्धि खाद्य पदार्थ शामिल हो, वैसे ही भोजन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर तो बेरी होगा, राइट आंसर होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता है परंतु वह सांस ले सकता है? रक्त नहीं होता है लेकिन सांस ले सकता है। तो उसका राइट आंसर तो होगा वो होगा आपका हाइड्रा। आपका राइट आंसर होगा। इसमें रक्त होता ही नहीं इसमें, लेकिन सांस लेता है वो। अच्छा देखते हैं हाइड्रा होता क्या है। हाइड्रा का श्वसन क्रिया कनिदरियन होता है, जो आपके कनिदरियन के से संबंधित होता है। हाइड्रा एक जलीय बहुकोशिकीय पशु है। क्या है? बहुकोशिकीय पशु है, जलीय बहुकोशिकीय पशु। इसमें कोई श्वसन अंग नहीं होता है, वे स्वयं प्रसार द्वारा सांस लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हाइड्रा बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से निर्देश होता है। ये बताना है। ये होता है क्या? ये छोटा या बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है? छोटा या बड़ा हो सकता है। इसका राइट आंसर, जब अवतल दर्पण वस्तु में बहुत करीब रखा जाता है तो जो आपके रखा जाता है वो एक अवधारक और आभासी छवि प्राप्त की जा सकती है। लेकिन अगर हम वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो छवि का आकार कम हो जाता है। छवि का आकार कम हो जाता है और वास्तविक छवि बनती है। तो अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि छोटी या बड़ी हो सकती है और यह वास्तविक या आभासी भी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर शब्दावली में एक जो आपको बग है वो क्या है? बग का अब बताना है कि क्या है जी। तो इसका आंसर बताना आपका, जो आपके कंप्यूटर शब्दावली में एक बग किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम या हार्डवेयर सिस्टम में त्रुटि लगती या दोष को संदर्भित करता है। एक बग अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न करता है या सिस्टम को अप्रत्याशित रूप से व्यवहार करने का कारण करता है। जो आपके व्यवहार करने का कारण बनता है वही होता है। तो 13 नंबर का राइट आंसर आपका कंप्यूटर प्रोग्राम की त्रुटि आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे को जिंक की परत के द्वारा संरक्षित करने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है ये बताना है। तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है गैल्वेनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कि जो आपके गैल्वेनाइजिंग
के तहत जस्ता से स्टील की ऊपर परत चढ़ाए जाते हैं ताकि उसे जंग से बचाया जा सके। जस्ते के गर्म घोल में जब स्टील को डुबोया जाता है तो सतह पर जस्ता लोहे मिश्र धातु की एक मोटी मजबूत परत जमा हो जाती है। यह वायुमंडलीय परिस्थितियों में संपर्क में आते वायुमंडलीय की परिस्थिति के संपर्क में आते हैं संरक्षण प्रदान करने का एक बेहद बहुमुखी और आसान माध्यम है। इसका राइट आंसर गैल्वेनीकरण का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का कि सीमेंट, कंकड़, स्थूल बालू और जल का एक मिश्रण है। डैश कहलाता है, क्या कहलाता है इसका मिश्रण? ये कहलाता है आपका कंक्रीट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंक्रीट। जिसकी व्याख्या देखते हैं कि सीमेंट, बजरी, मोटे रेत और पानी के मिश्रण को कंक्रीट कहा जाता है। किसको? सीमेंट, बजरी, मोटे रेत और पानी के मिश्रण को कंक्रीट कहा जाता है। समझे? किसको कंक्रीट कहा जाता है? कंक्रीट की यह विशेषता है कि यह पानी मिलाकर छोड़ देने के बाद धीरे धीरे ठोस एवं कठोर बन जाता है। इस प्रक्रिया को जलीकरण कहते हैं। इस रासायनिक प्रक्रिया जो आपकी रासायनिक क्रिया में पानी सीमेंट के साथ क्रिया करके पत्थर जैसा कठोर पदार्थ बनाती है जिसमें अन्य चीज़ें बंद की जाती हैं। कंक्रीट का प्रयोग सड़क बनाने, पाइप निर्माण, भवन निर्माण, नींव बनाने, पुल आदि बनाने में किया जाता है। तो कंक्रीट आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ओजोन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जी क्या बताना है? सत्य नहीं है। सबसे बड़ी बात सत्य नहीं है। ये बहुत जरूरी देखना है सत्य है या नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर तो होगा ओजोन पृथ्वी की सतह पर निकट स्थिर होता है। हाँ, जी आपका राइट आंसर, बी आपका करेक्ट आंसर है। ओजोन पृथ्वी की सतह के निकट स्थिर नहीं होता है। ओजोन, अब देखते हैं, पहला है ओजोन विषैला होता है, बिल्कुल सही है। ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करता है, बिल्कुल सही है। ओजोन का सूत्र O3 होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसकी और व्याख्या देखते हैं कि ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं O3 से बना होता है जिसमें गैस कहते हैं। यह ऊपरी वायुमंडल जिसको समताप मंडल कहते हैं। ऊपरी वायुमंडल को क्या कहते हैं? समताप मंडल। स्वाभाविक रूप से छोटी, जिसको ट्रेस मात्रा में होता है, पृथ्वी की सतह के पास निचले वायुमंडल उष्णकटिबंधीय में ओजोन वाहन निकास, गैसोलीन वाष्प और अन्य उत्सर्जन से वायु प्रदूषणों के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। हालांकि स्ट्रेटोस्फीयर को ओजोन ऊंचा होता है, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए ढाल प्रदान करता है। ओजोन के साथ सीधा संपर्क पौधों और जानवरों, मनुष्यों सहित दोनों के लिए हानिकारक होता है। तो इसका राइट आंसर भी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी ये बताना है। तो रक्त समूह की खोज की थी जो की थी आपको ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। तो इसका राइट आंसर तो होगा ये। अब इसकी व्याख्या और देखते हैं थोड़ी सी कि कार्ल लैंडस्टीनर के काम के रक्त समूह को निर्धारित करता है, संभव बना दिया और इस प्रदान कर रक्त संक्रमण को सुरक्षित रूप से बाहर करने का मार्ग प्रस्ताव किया। इस खोज के लिए उन्हें 1930 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार भी मिला। किसको? कार्ल लैंडस्टीनर को सम्मानित किया गया है। 1901 में उन्होंने मानव ABO रक्त समूह ABO रक्त समूह प्रणाली की अपनी खोज की प्रकाशित की है इन्होंने। तो इनका राइट आंसर ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? किस खेल से जुड़े हैं? मनप्रीत की बात किससे जुड़े हैं? जी आपके हॉकी से जुड़े हैं। हॉकी इनका करेक्ट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इनकी मनप्रीत सिंह एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं और मैदान पर हॉफबैक स्थान से खेलते हैं।
उन्होंने 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 2014 में एशिया के जूनियर प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी जीता और 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय टीम में शामिल किए गए। जी, इनकी ऊंचाइयाँ। तो राइट आंसर हॉकी से संबंधित है जी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि कोल्लम किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य? कोल्लम, तो जी बताना है। तो जी आपके कौन सा है? जी केरल राज्य का है। किसका? केरल राज्य आपका करेक्ट आंसर होगा। जो आपके कोल्लम केरल राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। कोल्लम संगीत, कोल्लम कला और संस्कृति का एक विभिन्न हिस्सा है। कोल्लम के अंदरूनी इलाकों में रहने वाले जनजाति समूह के बाद विभिन्न संगीत रूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कार की बैटरी में उपयोग किया जाता है? जी बताना है। जो कार की बैटरी में उपयोग किया जाता है जी आपका सल्फ्यूरिक अम्ल आपका राइट आंसर होगा। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है कि सबसे प्रसिद्ध एसिड जो आधारित बैटरी लेड एसिड बैटरी में जिसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड H2HO4 केंद्रीय है। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग किया जाता है क्योंकि बैटरी प्लेटों पर लेड और लेड डाइऑक्साइड PbSO4 बनाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट में H2SO4 के साथ प्रक्रिया करते हैं जी। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र कौन होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4। तो जी हो गया आपके सामने 20 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आपके लिए जो आपको कमेंट में बताना है कि भारत के वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? ये बताना है। थल सेना अध्यक्ष जो वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान, दिनेश कुमार त्रिपाठी, अमरप्रीत सिंह, उपेंद्र द्विवेदी। तो इनको बताना है आपके कमेंट में आपका राइट आंसर बताना। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यहाँ तक। तो वीडियो को एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और न्यू चैनल पर देखो सब्सक्राइब तो करना है आपको और लाइक जरूर कर लेना, आपको लाइक करना है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत ही शानदार तरीक़ा से। तो जय हिंद।